हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष सेमवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल में। आज का जो टॉपिक है वो सैड भी है और हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी बुरी खबर लेके आया है कि 5 अगस्त को जो प्राकृतिक आपदा आई है उत्तरकाशी में धराली गांव में, उसके विषय में हम अपने विचार प्रकट करना चाह रहे हैं। आज का जो पॉडकास्ट है उसी पे है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी एडिट के। सीधी बात, मेरे साथ हैं शाश्वत। जी तो सर। शाश्वत से मैं यही पूछूंगा कि शाश्वत, हम उत्तराखंड वासियों के लिए ये कोई बिल्कुल नई चीज़ भी नहीं है। कई सालों से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि आए वक्त कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं प्राकृतिक आपदाओं को लेकर। तो जो है 5 अगस्त को लगभग दिन में 1:45 के करीब बादल फटने से जो एकदम से पानी का बहाव उस गदरे में बढ़ गया और उस धराली गांव के उस बाज़ार में या गांव में जनजीवन को और जान माल को बहुत नुकसान हुआ। लोगों को बचने तक का टाइम नहीं मिल पाया। तो बहुत ही दुखद हृदयस्पर्श घटना है। आज वहाँ का मलबा देख के, लोगों की वो खबरें देख के मन बड़ा विचलित है। और इसी विषय में शाश्वत में कुछ आपके विचार जानना चाहूँगा कि क्यों ये सब घटनाएं हमें आए टाइम देखने और सुनने को मिलती हैं। और इस विषय में आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो धराली में जो घटना हुई ये बड़े ही दुख का विषय है। मतलब ये है कि पूरा उत्तराखंड इसमें, मतलब मैं मानता हूँ कि अभी शोक के लहर में है, क्योंकि ये घटनाएं जो हैं उसमें 4 लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है, 4 लोगों की मृत्यु हुई है और उसमें कई हमारे सैनिक इंडियन आर्मी के वो भी लापता बताए जा रहे हैं और 17 के करीब टोटल जो लोग हैं वो लापता है। तो मेरा मानना ये है कि उत्तरकाशी जो है बहुत ही सेंसिटिव जगह है। मतलब पूरे भारत, उत्तराखंड में एक उत्तरकाशी नाम की एक जगह जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है। कभी यह वो अर्थक्वेक जोन है और मतलब वहाँ का जो पहाड़ है मतलब बिल्कुल बहुत ही कमजोर है। आपने देखा होगा वरुण पर्वत जो है उत्तरकाशी में प्रॉपर मार्केट में है, तो वहाँ जो लोगों के मकान है उनको भी शिफ्ट कराया गया अभी कुछ समय पहले। और मैं आज खबर उसमें सुन रहा था, न्यूज़ में सुन रहा था कि जोशीमठ में भी किसी गाँव में बादल फटा है। और साथ में जब धराली में कल हुआ हो तो साथ में आज किन्नौर में, जो कि आप देख सकते हो उत्तरकाशी के पीछे मतलब साइड में एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, हिमाचल का, वहाँ भी ये फटा है बादल, जिससे किन्नौर कैलाश की जो यात्रा होती है शिव जी की, वो स्थगित कर दी गई है। तो इसमें मेरा एक मानना यही है कि जो इसमें सबसे बड़ा जो रीजन है, ये मैं मानता हूँ कि उत्तरकाशी में या उत्तराखंड या हिमाचल, जहाँ भी ये पहाड़ों में हिमालयन क्षेत्र में जो ये घटनाएं हो रही हैं, कभी काफ़ी समय से देख रहे हैं बड़े बड़े की हो रही है घटनाएं, तो इसमें मुख्य कारण ये है कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है हमने उसको बहुत कमज़ोर कर दिया पहाड़ों को। आप ये देखें कि ऑलवेदर रोड बनी है, तो ठीक है विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ आपको जो है, जैसे चाइना में होता है कि उन्होंने पूरा एक रेगिस्तान को जो है उन्होंने हरियाली बना दी, तो आप प्लांटेशन ड्राइव करिए, क्योंकि जब पेड़ होते हैं ना तो वो पहाड़ों को रोक देते हैं, तो पेड़ से पहाड़ मजबूत होते हैं। आप ये देखें, और जब नंगे पहाड़ होते हैं जिन्हें पेड़ नहीं होते, तो उससे क्या होता है कि पहाड़ कमजोर हो जाते हैं एकदम, क्योंकि पेड़ उसको रोक देते हैं, उसकी जड़ों को, पहाड़ की जड़ों को, भूस्खलन को, बिल्कुल लैंडस्लाइड को। तो सर मेरा मानना ये है कि धराली में भी जो लोगों की कमी है वो ये है कि उन्होंने एकदम, जो गधेरे होते हैं हमारे गाँव में कि पहाड़ में, तो वो इन्होंने एकदम गधेरे के उसमें बना रखा था। और हम जानते हैं कि नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, तो जो छोटे छोटे गधेरे हैं वो नदियों में मिलते हैं, तो वो खीर गंगा है वो गधेरा है, तो उन्होंने वो गधेरा नीचे भागीरथी नदी में मिलता है जो हमारी पावन गंगा है, तो उन्होंने एकदम गधेरे में ही जो है अपने बना रखे हैं। और हमेशा गधेरे के ऊपर जो उसका मेन सोर्स होता है वही बादल फटते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो पानी का स्रोत होता है ना, बादल उसी के ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई साइंस होती है, तो वो वही फटते हैं। तो वो उसी स्रोत के साथ भटके फटके और नीचे आ गए। तो एक तो उनकी लोकेशन बहुत गलत थी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा। दूसरा इसमें यह है कि सरकारों को, जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कहीं टनल बन रही है, कहीं रेलवे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उससे जो पेड़ कट रहे हैं उन्हें पहाड़ों में बड़े, मतलब पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं। अभी 2 साल पहले 2023 में कितने मजदूर दबे थे, वहाँ फंसे थे, आपने सुना होगा कौन सी टनल थी वो उधर जो जहाँ फंसे थे, बिल्कुल कर्णप्रयाग वाले वो बन रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहाँ कई समय टनल, वो उन्होंने दिवाली वही मनाई, फिर उनको स्पेशल बाहर से इंजीनियर आए, उनको निकाला गया टनल से। तो जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पहाड़ों में डैम बना रहे हैं और जगह जगह जो है खुदाई हो रही है। अब ग्राम विकास योजना, ग्राम सड़क योजना में जो है गाँव तक रोड जा रही है, गाँव कोई
इधर पहाड़ों में सारे गांव पहाड़ों में ही होते हैं, तो हर गांव के लिए एक रोड निकल रही है। विकास जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन ये नहीं कि आप उसमें समझौता नहीं कर सकते कि इससे प्रकृति को या नेचुरल जो हमारी संसाधन है उनमें क्या असर पड़ेगा। उससे जो है रोड बना बना के आप जो काट रहे हो पहाड़ों को, उससे बिल्कुल कमजोर हो रहा है। और जैसे हम उत्तरकाशी को जानते हैं बहुत सेंसिटिव है, उसी जगह पर 1978 में भी वहाँ हुआ था आज की डेट पे, और 1800 कुछ में भी हुआ था उसी डेट पर। तो ये कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक हम जो हमारी जो नेचुरल जो है प्रकृति वो हमें बता रही है कि नहीं, वो हमें चेतावनी देती है बीच में कि नहीं ऐसा मत करो। तो मेरा मानना ये है कि ये सब सरकारों की और हमारी जो है ह्यूमन हमारी एरर है सारा, हमें उससे बचना चाहिए। ठीक है। अब देखो यूके हमारे उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश दोनों ही हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं। प्राकृतिक आपदाएं पिछले कुछ समय में आप देखेंगे तो उत्तराखंड में ज़्यादा सुनने को आ रही हैं, और इस पे तो चलो किसी का जोर है भी नहीं, किसी का बस है नहीं। प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में कहीं भी आ सकती है। मेन कारण तो वही है कि पेड़ों का कटाव हो रहा है। और मेरा तो यही मानना है कि अगर हम विकास ज़रूरी है, विकास कर रहे हैं, जैसे सड़कें बन रही हैं गाँव में या कुछ और भी कुछ प्लांट लग रहे हैं, तो अगर पेड़ काट भी रहे हैं, ज़रूरत है भी काटने की, तो उसकी जगह उसी क्षेत्र में अन्य जगह पे आप पेड़ लगा सकते हैं और लगाने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको रोड किसी स्पेसिफिक एरिया में बन रही होगी, वहाँ का पेड़ होगा वो काटना पड़ेगा जो रास्ते में आ रहा होगा, और उसकी जगह थोड़ा ऊपर में अगल बगल में फिर कोई नए पेड़ उगा दिए जाए। तो इन चीज़ों से अगर इन पे अगर थोड़ा जोर दिया जाए तो शायद ये चीज़ें कम हो जाएं। और प्राकृतिक आपदा का तो नुकसान दोनों क्षेत्रों को ज़्यादा है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि उत्तराखंड में कम है या हिमाचल में ज़्यादा है। तो मेरा सवाल अगला यही रहेगा कि मुख्य कारण तो हमने जैसे आपने बताया है कि पेड़ों का कटाव है, जो भी ये ऐसी हरकतें हो रही हैं। दूसरा, क्या आपका ये मानना है कि जो भी ये सेंसिटिव एरिया है, नदी हो गई या गदरों के आसपास, जो हम खुद एक इंडिविजुअल को जो कि खुद एक मानव अपना वहाँ पर रैन बसेरा बना रहा है या व्यापार शुरू कर रहा है, तो उसको भी एक बार दो बार सोचना नहीं चाहिए कि ऐसी क्षेत्र में हो सकता है कि हम कहीं जैसे नदी के किनारे कर रहे हैं या कहीं किसी गदरे पे कर रहे हैं अपने लालच में कि टूरिस्ट आएगा या पर्यटन की वजह से। तो ये तो हमको भी समझना चाहिए कि ये क्षेत्र थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इन पे कभी भी कोई ना कोई गदरा आके हमें भाग ले जा सकता है। तो आपका क्या क्या मानना है कि क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत बिल्कुल सही कही आपने कि जो हम लोग ऐसी जगह में बना देते हैं जो सेंसिटिव जगह होती हैं, और बिना कुछ देखे हुए कि वहाँ जमीन खरीदते हैं या कहीं तो अतिक्रमण करके बना देते हैं, तो वो अपना जान माल का नुकसान कर रहे हैं, साथ में जो वहाँ आएंगे पर्यटक आएंगे उनका भी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे मेन बात यह है कि जो भी हम पहाड़ों में गधेरे देखते हैं, हिमाचल पहाड़ जो भी हिमालयन रीजन है सिक्किम से लेकर और जम्मू कश्मीर तक, गधेरे एक नेचुरल चीज होती है जो टॉप से आते हैं, स्प्रिंग से आते हैं, झरनों से आते हैं। तो वहाँ पे अगर आप बना रहे हो उसमें, वहाँ क्लाउड बस्ट का बहुत वो होता है, संभावनाएं होती हैं, हम हर जगह हमने देखा है। तो अगर आप वहाँ पे बना रहे हो, कोई इमारत बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एक चीज़ है। और हमने दूसरी चीज़ ये भी देखी कि क्लाउड बस्ट के साथ साथ जैसे केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में, तो वो क्या हुआ था, ग्लेशियर फट रहे हैं जगह जगह। ग्लेशियर फटने का कारण भी एक आपदाएं आती हैं। और ग्लेशियर क्यों फट रहे हैं आप जानते हैं, इसका जो मुख्यतः कारण केवल नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल मैटर है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, धरती में जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो ग्लेशियर होंगे पिघलेंगे, और जो पिघलेंगे तो या तो फिर फ्लड आएगी पूरी, जो पूरा पानी का स्रोत पिघल जाएगा, या तो वो ऐसे बादल बनेंगे जो फट जाएंगे, जिससे उस क्षेत्र को बिल्कुल वो होता है। ये केवल नेशनल मैटर नहीं है, इंटरनेशनल मैटर भी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग केवल कार्बन एमिशन तो हर देश करता है। हाँ, हो सकता है भारत ज़्यादा कार्बन एमिशन करे क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन इसमें यह है कि पूरी दुनिया का एक मैटर है कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, हम चाइना में देखते हैं फ्लड आता है, चाइना में हम हमेशा देखेंगे फ्लड आएगा। अमेरिका में ड्राउट, हरिकेन, टोरंटो आता है, चक्रवाती तूफान जिनको कहते हैं, वो इतनी स्पीड से आते हैं कि पूरे पूरे मकानों को उखाड़ देते हैं, जो लकड़ी के हाउस होते हैं अमेरिका में। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो भी चीज़ें प्रकृति से छेड़छाड़, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण, और हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसके कारण, और हमारा लालच जो है, हम ऐसी जगह में बना देंगे जहाँ से अगर प्राकृतिक आपदा चलो ठीक है, पुराने ज़माने में भी आती थी जब इस समस्याएं नहीं होती थी, तो उसके लिए फिर हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं, हमें लालच नहीं करना है, ऐसी जगह नहीं बनाना है जहाँ से नदी का रास्ता हो। अगर आप वहाँ पे अगर कोई मकान ना होता, जैसे हमने देखा धराली गाँव में, एकदम वो गाँव जो है, वो जगह जो है वो बिल्कुल टूरिस्ट स्पॉट है, और वहाँ से केवल मैं मानता हूँ 18 किलोमीटर ही गंगोत्री पड़ता है, उसके आगे भैरू घाटी लग जाती है, और उस धराली से पहले ही नेलांग का रास्ता कट जाता है, जो नेलांग घाटी जो चाइना से जोड़ती है। तो एक तरह से वो जो गंगोत्री का मुख्य मार्ग था,
और वहाँ पे वो क्योंकि गंगोत्री में जब जब पर्यटक ज्यादा होते हैं तो वो वहीं रुकते हैं, उनके लिए वो है बैकअप एक तरह से रुकने का वो। तो उन्होंने लालच के द्वारा जो है एकदम गधेरे के बगल में ही जो है मकान बना रखे हैं, इससे नुकसान उनका ही हुआ। इतने लोग गए, वो बिल्कुल वीडियो में हमने देखा भी है कि कैसे लोग भाग रहे थे, उधर से वीडियो बना रहे थे, लेकिन लोग इतने बेवकूफ भी हैं कि मैं मानता हूँ वो भागने के बजाय एक तो देख रहा है उनको, मैंने वीडियो में देखा वो देख रहा है उसको ऊपर से कितनी, भाई वो स्पीड से इतनी आया कि वो बह गया, जो भाग रहे थे जिनको भाग गए वो बह गए। तो ये मैं मानता हूँ कि ये, अब इसमें बेचारे कौन पीछे, आर्मी वाले, जो उनका जो कैंट था वो तो जो है एकदम उत्तरकाशी चाइना बॉर्डर से लगता है, तो वो तो उसको ले कवर थे, जैसे आईटीबीपी की कैंप है हरसिल में और इंडियन आर्मी की है पोस्ट है, तो वो तो उसमें थे, लेकिन ये हमारी लालच ने जो है ना इसको वो करा है, मेरा मानना ये है। ठीक है। इन देखो, इन प्राकृतिक आपदाओं का आपको पता है कि दुष्परिणाम तो दिखता भी है, और लंबे समय तक इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं उस क्षेत्र में, उन परिवारों पे या उस राज्य सरकार के लिए, इस पे कुछ विचार आपके? देखिए, जैसे हम देखते हैं 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी, तो उसको रिकवर करने में कई साल लग गए थे, 10 साल लग गए थे, मैं मानता हूँ 2023 तक भी वो रिकवर हो रहा था। आज भी वहाँ के लिए कई गाँव ऐसे जो वहाँ से स्टैब्लिश्ड है, कई लोग ऐसे जिनका पता नहीं चला, क्योंकि हम नैलचामी घाटी से आते, तो वहाँ तक भी कई लोग कह रहे थे कि वहाँ तक भी कुछ हाथ उत जिन्हें कटे बेटे थे, 2013 की बात है, मिले थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऐसी आपदाएं आती हैं तो इससे पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का, रोड होते हैं, स्कूल होते हैं, वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों का जान माल का नुकसान तो होता ही है, इसमें सरकार का जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो होता है, आप उसको नई तरीके से फिर डेवलप करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन जगहों को बिल्कुल, मतलब जो सेंसिटिव जगह है वहाँ पे, एक तो मैं मानता हूँ कि प्रकृति के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे, उतना उसमें लॉस जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं बिहार में हर साल बाढ़ आती है, तो वहाँ की सरकार पहले ही जो है बाढ़ के लिए वो कर देती है, मतलब उनको पता है कि बाढ़ आनी आनी है, वहाँ घोटाला भी होता है, तो फिर वो पैसा फिर भी नहीं लगता। तो इन चीज़ों से जो है सरकार का सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है, मेन बात यह है। जान माल का नुकसान तो हो गई, लेकिन सरकार का फाइनेंशियल लॉस ही होगा कि फिर वो उसको दोबारा इस्टेब्लिश करने से फिर वो मुश्किलें होंगी। और आप ये देखेंगे कि जैसे जोशीमठ जो है हमारा, बहुत अहम पॉइंट है, जोशीमठ में आर्मी कैंट है हमारी। अब जोशीमठ में 2022 में खबर आई थी कि पहाड़ जो है पूरा वो हो रहा है, खिसक रहा है, भूधसा हो रहा है। तो ऐसी खबर नैनीताल से भी आई, जहाँ वो जो लेक है, लेक के आसपास जो 7 झीलें हैं, उसके आसपास जो पहाड़ है वो डूब रहा है। ऐसे हम कई बार टीवी में देखते हैं, टीरी डैम के आसपास जो पहाड़ है हमारे प्रताप नगर वाले, आसपास के मदन के वाले, वो नीचे से धस रहे हैं। तो ऐसे करते करते आप जो है, मैं समझता हूँ कि पूरा पहाड़ ही एकदम साफ हो जाएगा एक दिन। क्यों? क्योंकि हमारे कारण है, हमें वो करना है, डैम बनाना है ऐसी जगह में। आप देखें ना कि डैम भी सेंसिटिव जोन में नहीं बनाया जा सकता। अभी कुछ समय पहले पीपलकोटी में एक डैम है जो 2021 में फटा था, वहाँ भी लैंडस्लाइड आया परसों। हिमाचल शिमला में कोई मलबा साफ कर रहा था कोई बुलडोजर, वो लैंडस्लाइड के साथ नीचे चला गया, ये भी खबर देखी मैंने। तो हिमालयन रीजन में जो ये चीज़ें हो रही हैं, मैं इसमें जोड़ दूंगा कि ह्यूमन एक्टिविटी कम होनी चाहिए, वो प्राकृतिक चीज़ है, उतना नहीं कर सकते हम। प्लेन्स में तो ये है कि चलो बाढ़ आ गई, लेकिन इन चीज़ों में तो ये बिल्कुल हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल जियोलॉजिस्ट के साथ, जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी है देहरादून में ही, उन्होंने रिपोर्ट भी बनाई थी कि जोशीमठ में क्यों हो रहा है। जी बिल्कुल जियोलॉजी का हिस्सा है, जियोलॉजी में जो धरती के अंदर का जो साइंस होती है उसको पढ़ते हैं। उन्होंने बिल्कुल बताया कि जो हिमालयन रीजन है ये बहुत हुआ है। और सर एक और खबर मैंने सुनी है कि जो हमारा हिमालय रीजन बना है, ये ऐसे बना था, जो इंडियन जो प्लेट थी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, जब ये पेंजिया में होता था, पेंजिया में जब ये महाद्वीप बनी नहीं थी, उससे पहले एक महाद्वीप था सारा। जब ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, जब ये जो एशियन प्लेट के साथ मिला होगा, ये पीस मिला होगा, तो उससे जो टेक्टोनिक प्लेट हुई उससे हिमालय बना, फॉर्मेशन हुई। हिमालय के अंदर जो प्लेट होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट जिनको बोलते हैं, उनके अंदर बीच बीच में भूकंप आते हैं, जिससे वो जो प्रेशर होता है रिलीज होता है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है साइंटिस्टों द्वारा कि जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसको, जो हिमालयन रीजन है उसकी जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके नीचे एक बहुत बड़ा भूकंप बन रहा है अभी। और वो इतना भयंकर होगा, वो आएगा जिस दिन, उसमें उसमें जो पॉइंट है उसका एपिसेंटर एक हिमाचल बता रखा है, एक सिक्किम बता रखा है, और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बता रखा है। तो इतना भयंकर होगा, इतने मैग्नीट्यूड का होगा कि उससे नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि जब हल्के फुल्के भूकंप आते हैं तो रिलीज हो जाता है, कहते हैं ना कि वो चीज़ रिलीज हो जाती है, लेकिन जब वो जमा रहता है वो एक साथ आता है भूकंप। तो इसका भी एक बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि ठीक है। अब देखो,
अभी इस आपदाओं को रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? एक मनुष्य या हम लोग जो जनजीवन वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, और आम लोग और सरकार का क्या इसमें पहल रहनी चाहिए? इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती देखिए सर, मेरा मानना ये है कि जो रोकथाम होगी वो सबसे पहले तो ये होगी कि आप प्लांटेशन ड्राइव बढ़ा दीजिए। सबसे मेन बात है, प्रकृति को आप हरा भरा रखें, पेड़ पौधे बढ़ाएं। ये सबसे बेसिक चीज़ होती है जो हम कर सकते हैं, सबसे बेसिक है। अगर आप पेड़ पौधों को बढ़ाते रहेंगे, जैसे हमने देखा कि जो थार रेगिस्तान है वो इस तरफ आ रहा है, मध्य प्रदेश की तरफ आ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, वो बढ़ रहा है। मतलब जो रेतीली जमीन है वो बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। तो आप पेड़ लगाइए। दूसरा, ऐसी जगहों में लोग कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ना करें, जो गधेरे की जगहों, जहाँ आपको पता चले कि भाई यहाँ से कभी कुछ भी हो सकता है, आप अपनी जान को दाव में लगा रहे हो। है? तीसरा, सरकार ऐसी सेंसिटिव जगहों में निर्माण कम करे, जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट या बड़े बड़े ब्रिजेस बनाना। बड़े बड़े ब्रिजेस से आप इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया में बंद हो गया है वो। नहीं बचा होगा। अच्छा, बड़े बड़े ब्रिजेस से आप मतलब दुनिया में रिकॉर्ड तो बना सकते हो, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होगा उसको भरपाई करने में आपको कई समय लग जाएगा। तो इसलिए जो सेंसिटिव जगह है वहाँ डैम ना बनाए जाएं, मेरा बिल्कुल ये मानना है। और जो सेंसिटिव जगह है वहाँ ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन ना किए जाए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, बड़े बड़े पुल बना रहे हो आप। बिल्कुल, मतलब जो कोई खास जरूरत है बिल्कुल। उसको करो, उसको करो। बाकी ऐसे ही पर्यटन को अब लेके जैसे बिल्कुल या मनोरंजन के लिए कुछ ये ऐसी चीजें ना कुछ करी ऐसी जाए। चीज ना हो जाए। और जैसे हमने देखा रेलवे आ रही है, तो इससे भी कोई जरूरत नहीं थी, मैं ये मानता हूँ। जब हमने 4 धाम यात्रा बना दी, बसें जा रही हैं, गाड़ियां जा रही है, आज हम 2-2 3-3 घंटे में पहुंच जाते हैं आराम से। तो रेलवे की कोई जरूरत नहीं थी, मेरा मानना है बिल्कुल। तो आपने जब वो लाए तो सुरंगें बनाई, तो उससे और पहाड़ कमजोर होते हैं, नींव कमजोर होती है। जैसे तोता घाटी में देखा हमने, तो तोता घाटी में साइंटिस्टों ने बोला कि अगर इसमें प्लास्टिक नहीं की जाए, वो टूटता रहता है वहां पे हमेशा, देवप्रयाग से पहले, तो पूरा पहाड़ नीचे आ जाएगा। अगर वो पूरा पहाड़ आ गया नीचे, तो एनएच जो बद्रीनाथ वाला हाईवे है वो पूरा बंद हो जाएगा। अगर वो पूरा पहाड़ टूट गया, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि सीमेंटिंग कर दी है पूरे पहाड़ पे। तो ये चीजें है कि आप विकास वहां पे करें जहाँ पे जरूरत है। विकास करती है फिर, नहीं तो अगर बेमतलब विकास करोगे तो विनाश होगा, सीधी सी बात है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी जगहों में बचना चाहिए, पहले बिल्कुल सही रिसर्च कहना। के साथ बिल्कुल। और फिर देखना चाहिए कि पहाड़ में क्या दम है इस एरिया में, ये कुछ सह पाएगा, वरना छोड़ दो उसको, सिंपल से बात है, छोड़ दो। पहाड़ है, आप सेंसिटिव, प्रकृति के साथ हम नहीं जीत सकते। प्रकृति तब भी थी जब आदि मानव थे, हम मनुष्य, वो जो पत्तों के साथ चलते थे, और आज भी है। प्रकृति से बड़ा कुछ नहीं है, मेरा मानना ही है। इसी के साथ मैं बात खत्म करना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला शाश्वत ने। देखो, प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो उसके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जितना हम खिलवाड़ करेंगे उसका नुकसान हमें भरपाई करनी ही पड़ती है। और आए दिनों में, आए साल में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हमें पता चलती रहती हैं। हमने केदारनाथ वाली आपदा देखी, उसके बाद भी ये वाली आपदा है, उसके बीच में भी और भी आपदाएं हैं। तो मेरा भी यही मानना रहेगा कि हमें इन तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, प्लांटेशन बढ़ाई जाए जहाँ बिल्कुल ज़रूरत है। तभी आप ऐसी जगहों पर ये शुरू करें अपना कुछ भी डेवलपमेंट का कार्य। बाकी यहाँ पे किसी को मकान बनाने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए ना बोला जाए। जो भी राज्य सरकार है या नगर निगम है या ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी वहाँ पे प्रधान हैं, इन चीज़ों को वो ध्यान दें और इन चीज़ों को बढ़ावा न दें। और पहले ही इन चीज़ों की अगर सतर्कता रखी जाए तो शायद नुकसान से बचा जा सकता है। तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ज़रूर अपने कमेंट में अपनी राय हमें बताएं। और हमारा जो इसमें नुकसान हुआ है, जिनकी जान माल की हानि हुई है, उनके लिए हम संवेदना हमारी तरफ से है। हम भगवान से यही चाहेंगे कि उनके आत्मा जो गुजर गए हैं, उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को दुख को सहने की शक्ति दे। बाकी किसी नए टॉपिक पे फिर से मिलते हैं। आज का पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।